नमस्कार साथियों, मैं सार्थक अरोड़ा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़। दोस्तों, 1 फरवरी को हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हिंदुस्तान का वार्षिक बजट पेश किया। उनसे जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेमचंद शर्मा जी। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। खेमचंद जी, जो ये बजट आया है, इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए जो है क्या नए कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से? देखिए, ये जो साल था हम सभी जानते हैं, पूरे विश्व में महामारी का साल था। इस साल में बहुत सारे हमारे भाई बंधु थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। सरकार ने सोचा जिस तरीके से एक साल में हमें मजबूरी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ा, मजबूरी में हमारी जो हेल्थ सर्विस है उनको मजबूत करना पड़ा, अब प्लान तरीके से हम उनको मजबूत करेंगे। और आपने देखा इन्हीं कारणों से 135% से ज़्यादा इस हेल्थ बजट में इंक्रीमेंट किया गया है। पहले लगभग 94 लाख करोड़ का ये बजट हुआ करता था, अब ये 2,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है। और इस बजट में हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के हॉस्पिटल्स तैयार किए जाएंगे कि वो वेल इक्विप्ड हो, हर बीमारी का उसमें सॉल्यूशन हो, हर बीमारी का उसमें इलाज हो। और इंटीग्रेटेड लैब, ताकि एक लैब में आपने सैंपल कलेक्ट किए तो दूसरी लैब से आप सजेशंस या उस पर रिपोर्ट या फीडबैक या सपोर्ट भी ले सको। वैसे ही इसमें वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे, लगभग 28,000 वेलनेस सेंटर, 17,000 ग्रामीण एरियाओं में, 11,000 शहरों में। और वो वेलनेस सेंटर हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, हमारी अच्छी सुविधाओं में काफ़ी मदद करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं। एक कदम हमारी जो निमोनिया की लड़ाई कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था, उससे हमारे बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन अब वो पूरे देश में लागू होगी और लगभग 50,000 बच्चे इस बीमारी के कारण मर जाते थे, वो बचेंगे। इसके अलावा कोविड की जो बीमारी है उसे लड़ने के लिए 35,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है, ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोविड की जो दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और मजबूत हो सके, दवाई को एक्विजिशन करने का जो सिस्टम है वो और मजबूत हो सके। आपने देखा 3 करोड़ जो हमारे हेल्थ वॉरियर्स हैं, जो फर्स्ट फेज के हमारे रिसिपिएंट हैं दवाई के, उनका जो अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत तेज़ी से 50 लाख से ज़्यादा लोगों को दवाई ऑलरेडी दी जा चुकी है। और सेकेंड राउंड में आपने सभी ने देखा कि 27 करोड़ के आसपास लोगों को और दवाई देने का प्लान है, जिसमें 50 साल से ऊपर वाले लोग, बीमार जिनमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, कैटेगरी बनाई गई है, सबको दवाई दी जाएगी। तो इस सब में इस जो हमारा बड़ा बजट है, अच्छा बजट है, इसका फ़ायदा होने वाला है। और ये सीधा सीधा फ़ायदा आम लोगों को होने वाला है। ये तो हेल्थ के बेनिफिट हैं, इसके पीछे जो छिपा हुआ है कि आम आदमी को हेल्थ के अलावा इससे क्या मिलने वाला है। जब 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा खर्चा होगा, नए वेलनेस सेंटर्स बनेंगे, नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, हॉस्पिटल को आधुनिक बनाया जाएगा, नई लैब बनेंगी, इससे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, सीधा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। उसके साथ साथ जो लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, जो सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट है, वो भी आगे बढ़ने वाला है। और पूरी हमारी जो इकोनॉमी है, पूरे हमारे देश में बहुत बड़ी जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ हैं वो बढ़ने वाली हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि हेल्थ सेक्टर में इतने बेहतरीन कदम उठा रही है सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर एक और ऐसा सेक्टर है जो कि क्या कहते हैं कंट्री की ग्रोथ जो है वो डिटरमाइन करता है, उसमें कौन से कदम उठाने की ठानी है सरकार ने? इंफ्रास्ट्रक्चर जो बजट 2021 का बहुत ही प्रमुख बिंदु है। इसमें लगभग 5.5 लाख करोड़ सरकार खर्चा करने वाली है। और इसके जो मेजर पार्ट हैं, रेलवे है, रोड है, बाकी और सभी चीज़ें जो उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, वो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है, लेकिन उसका एक अलग हेड है और उसकी हम बात कर चुके हैं। रेलवे में इसमें एक मेजर बजट एलोकेट किया गया है, ताकि जो रेलवे की लाइन है उनको मॉडर्नाइज किया जा सके। रेलवे में अभी जैसे 5,500 ऐसे स्टेशन हैं जिन पे वाईफाई फ्री है, उन स्टेशन को नीट एंड क्लीन मॉडर्न किया जा सके, नई ट्रेन चलाई जा सकें, जो भी ट्रेन चल रही है उनकी स्पीड बढ़ाई जा सके। अभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी ट्रेन में चल रहा है कि डीजल और पेट्रोल से जो ट्रेन चलती हैं वो अब उनको हटा के अब पूरी तरीके से ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलें, ताकि कम से कम उससे प्रदूषण हो। ये सारा काम इसमें होने वाला है और इससे बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा, इसमें रोड में बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम रखा गया है कि हम 11,000 किलोमीटर रोड अगले जो फिस्कल ईयर है 1 साल में बनाने वाले हैं, और लगभग डेली 40 किलोमीटर रोड
बनेंगी। जो पहले जो टारगेट लगभग 20 के आसपास होता था, उसको बढ़ा के हमारी सरकार ने पहले 24 किया, 30 किया, अब 40 का टारगेट दिल्ली का है और उसमें मेजर काम होने वाला है। और आप देखेंगे इसके अलावा भी कई और भी कदम लिए गए, पर्टिकुलरली 18,000 करोड़ का जो एलोकेशन है वो हमारी जो बस हैं पूरे देश में, मॉडर्न बस आ सकें, आधुनिक बस आ सकें, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके उपयोग की बसें आ सकें, ऐसा पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी 18,000 करोड़ का इसमें एलोकेशन है। वैसे ही जैसे मेट्रो की सक्सेस हमारे बहुत सारे शहरों में हुई है, अब मेट्रो लाइट करके योजना लाई गई है ताकि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे मेट्रो का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके कि जहाँ पे कम बोगियों के साथ भी कम जगह लेके कम इन्वेस्टमेंट से भी मेट्रो की फैसिलिटी दी जा सके। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं आधुनिक और ज़रूरी कदम है। ये बड़े शहरों के आउटस्कर्ट एरिया में भी शुरू होगा और जो छोटे शहर हैं टायर 2 और टायर 3 के शहरों में भी शुरू होगा और वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इससे आपके इसमें बेनिफिट होने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही सरकार ने बड़ा एम्बिशियस सब ला रखा है कि हम 750 के आसपास नए स्कूल्स खोलेंगे जो एकलव्य स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। रेजिडेंशियल स्कूल्स रहेंगे और वो ऐसे स्कूल्स रहेंगे जिनमें मॉडर्न आप कह सकते हैं फैसिलिटी रहेंगी, हर तरीके की उसमें सुविधाएं होंगी और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। अब बात आती है, कई लोग पूछते हैं आप 5.5 लाख करोड़ खर्चा करो, अच्छी बात है, आप रेलवे पे खर्चा करो, अच्छी बात है, आप नई रोड बनाओगे, अच्छी बात है। आम लोगों को इससे क्या मिलने वाला है? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। यदि रोड बेटर बनेंगी तो उससे आने जाने में जो समय लगता है वो कम लगेगा। वहाँ से जो आप कह सकते हैं जो हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी। जहाँ जहाँ हमारी रोड बनती हैं उसके आसपास उद्योग धंधे एस्टेब्लिश होते हैं, उसके आसपास फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उसके आसपास बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के काम शुरू होते हैं और लोग अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, लोग अपने वहाँ पे कंपनियाँ खोलते हैं। इसके अलावा सीधा सीधा जो बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है, भिन्न भिन्न जो हमारी एजेंसियां हैं उनके सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि लगभग 30% पैसा वो आप कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगने की वजह से सीधा लोगों की जेब में जाता है। वो लोगों की नौकरी के माध्यम से, उनकी सैलरी के माध्यम से, या वो अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी फ़ीस के माध्यम से, या फिर वहाँ पे जो उन्होंने अपनी कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसका रिटर्न के माध्यम से। तो लगभग 30% मतलब 5.5 लाख करोड़ जो खर्चा होगा उसका लगभग 2 लाख करोड़ लोगों को सीधा सीधा मिलेगा। जो 2 लाख करोड़ रुपए सीधा सीधा लोगों को मिलेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोगों को इसमें बेनिफिट होने वाला है, कितने लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी और इनडायरेक्ट भी। जब मेरे पास पैसा आया तो मैं भी कुछ आगे खर्चा करूँगा, आगे इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो उससे और लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और लोगों को काम मिलेगा। सर जी, यूथ जो है वो एक देश की प्रगति में बहुत बड़ा भागीदार बनता है। उस यूथ को एम्पावर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है इस बजट में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक है। यूथ को क्या क्या ज़रूरतें होती हैं? एक यूथ की अच्छी हेल्थ हो, और हेल्थ हमने देखा पिछले 1 साल में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे 28,000 वेलनेस सेंटर बनने वाले हैं वो हमारी फिजिकल हेल्थ में भी हेल्प करेंगे और हमारी मेंटल हेल्थ में भी मदद करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा कदम है। दूसरा, मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी करते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं कागज़ अपने मेंटेन नहीं रख पाता, या पुराने कागज़ पर्टिकुलरली वो मेंटेन नहीं कर पाता, और टैक्स पेयर्स कई बार ये डर में रहते हैं कि कोई भी टैक्स इंस्पेक्टर आएगा और उनको नोटिस थमा देगा और उनको पूरे जो पुराने कागज़ हैं वो इकट्ठे करने पड़ेंगे, या अकाउंटेंट के पास बैठना पड़ेगा, बहुत सारा झंझट करना पड़ेगा। अब सरकार ने जो 6 साल तक की पीछे की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको रीओपन टैक्स इंस्पेक्टर कर सकता था, उसको 3 साल कर दिया लिमिट को। तो आपको ऐसे पेपरों को सिर्फ 3 साल तक मेंटेन करना है। दूसरा, जो टैक्स पेयर्स की जो टैक्स ऑडिटिंग होती है या प्रोसेसिंग होती है उसको ऑटोमेटिक कर दिया है। अभी ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर का मन किया कि आपको नोटिस भेजना है, आपको भेजेंगे, मेरे को नहीं भेजेंगे। अभी मैनुअल ख़त्म कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिक रहेगा। तो उसमें कि भाई लूट की जो संभावना होती थी या परेशान करने की संभावना होती थी उसको ख़त्म किया गया है, उसको टैक्स पेयर्स के हक में बनाया गया है। वैसे हमारे बुजुर्ग लोग जो 75 साल से ज़्यादा उम्र में हैं, उनकी इनकम ही किससे आ रही है? या तो पेंशन आ रही है, या फिर उनकी जो बैंक में उन्होंने जो पैसा जमा किया हुआ है उसकी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। देखा जाए सारी इनकम सबको पता है, पेंशन आ रही तो बैंक में आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है तो भी बैंक से आ रहा है, लेकिन फिर भी उनको हर साल
इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती थी, हर साल उनको बहुत सारे कागज पत्र इकट्ठा करके परेशानी झेलनी पड़ती थी। उस उम्र में 75 साल की उम्र में ये सब चीज़ें मुश्किल होती हैं। सरकार ने उस समस्या को समझा, परेशानी को समझा और ये तय किया कि 75 साल से ऊपर वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं करने की ज़रूरत है, अगर उनकी जो इनकम इंटरेस्ट से है और पेंशन से। ये बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे ही हमारे जो स्टार्टअप हैं, हमारे यूथ, वो भी यूथ से रिलेटेड है। अब स्टार्टअप को भी 1 साल का हमने टैक्स और एग्जम्पशन देने की कोशिश की गई कि भाई 1 साल तक आपको और टैक्स ब्रेक मिलेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग स्टार्टअप बनाने में, उसमें काम करने में और उनको स्टार्ट करने में लगे रहें। ये सब की सब चीज़ें यूथ को एम्पावरमेंट में आई हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, अभी जो अंडर प्रिविलेज हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, उन लोगों को 10वीं के बाद मैसिव तरीके से स्कॉलरशिप देने का काम लगभग 4 करोड़ यूथ जो हमारे SC/ST वर्ग से आते हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। और एक बहुत बड़े फंड का प्रोविज़न इस सरकार ने किया, लगभग 35,000 करोड़ रुपए का। तो SC/ST समाज के जो यूथ है, जो युवा है, वो स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत भी उसको बेनिफिट होने वाला है और सीधा सीधा पढ़ाई में उनको एक मेजर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और ये युवाओं के अनुसार तो ये बजट बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ़ायदे इसमें दिए गए हैं। सर, जो ये हमारा कृषि क्षेत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसमें क्या कदम उठाए हैं सरकार ने अपनी तरफ से बजट में? देखिए, अगर मैं कहूँ कि हेल्थ के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पर आए वो कृषि, फार्मर, हमारे अन्नदाता रहे हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इस बजट के माध्यम से हम कम से कम 150% जो हमारे किसान की जो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट एक्स है, तो उससे 50% ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले। तो कभी भी किसान घाटे में ना रहे। किसान की जो भी लागत है, जो भी कॉस्ट है, उससे 50% ज़्यादा उनको पैसा मिले। गेहूं का पैसा मिले, चना का पैसा मिले, आप कह सकते हैं बाजरे का पैसा मिले, चावल का पैसा मिले, जिसको हम पैडी बोलते हैं इंग्लिश में। तो MSP कम से कम 50, और ये जो बेनिफिट है वो 100% तक भी जाता है, मतलब 150 से 200% तक भी जाएगा, या कुछ चीज़ों में 250% तक भी जा रहा है। तो ये गारंटी देने की कोशिश इस बजट में सरकार ने की है। बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, हमारे किसान को क्या चाहिए होता था? किसान को जब उसको जुताई करनी है, बुवाई करनी है और कुछ इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो छोटी छोटी मदद चाहिए होती है। तो छोटी छोटी मदद के लिए PM किसान जो योजना है वो कंटिन्यू रहेगी। उसके लिए फंडिंग कंटिन्यू की गई है। 6,000 रुपये हमारे किसानों को मिलते रहेंगे। तीसरा जो बड़ा कदम है, जो बड़े खर्चे हैं किसान को ट्रैक्टर खरीदना है, या किसान को अपना कुछ और घर में खर्चा आ गया, मकान बनाना है या ब्याह शादी करनी है बच्चों की, तो अब उसको महाजन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से लोन ले सकता है, बैंकों के पास जा सकता है, और वो बहुत ही सस्ता लोन होता है। और उसका जो टारगेट है वो 16.5 लाख करोड़ सरकार ने बोला है, कि बैंकों को बोला है कि आपको जो टारगेट है 16.5 लाख करोड़ तक ऐसा लोन, ऐसा पैसा आपको किसानों के लिए उपलब्ध कराना है। किसान आपके पास आए तो उनको देना है। ये इतना बड़ा पैसा होता है, इससे हमारे पूरे किसानों की जो ज़रूरतें हैं, जो बैंकों से पैसा लेके वो काम करने वाले हैं, वो पूरी होंगी। बहुत बड़ा पैसा है। उसके साथ साथ हमारे किसानों की सड़कें, गांव की सड़कें, हमारे किसानों के लिए भंडारण की सुविधा, ये सब चीज़ें, मतलब ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं, उसको बेटर करने की जो बात है, तो इस सरकार ने 40,000 करोड़ का प्रोविज़न किया है कि जो हमारा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मजबूत हो सके, किसान का सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो सके। ये बहुत बड़ा कदम है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वैसे जो 1,000 मंडियों को ई-नेम से जोड़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन से जोड़ा जाएगा, ताकि हमारे किसानों को प्रॉपर रेट मिल सके, प्रॉपर प्राइस मिल सके और एक बड़ा दायरा उनके पास हो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। जी सर, भारत पहले जो है विदेशी कर्जे में डूबा रहा है, अब भारत की छवि एक ऋणदाता के रूप में उभर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऋणदाता एक टर्मिनोलॉजी है। ये हम तब कहते हैं जब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारी जो देयता है, मतलब हमारे ऊपर जो विदेशी ऋण है उससे अधिक हो जाती हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि हम नेट क्रेडिटर हो गए, मतलब हम एक तरीके से ऋणदाता हो गए। आज की जो स्थिति है मोदी जी सरकार की वजह से आज ये है कि हमारा जो फॉरेक्स है वो $590 अरब का है।
जिसको इंग्लिश में बोलेंगे $590 बिलियन, और पिछले एक साल में ही $118 बिलियन का इसमें इजाफा हुआ, बहुत बड़ा इजाफा है। और हमारे को जो कर्ज है वो है $554 बिलियन, मतलब 554 अरब डॉलर का। तो एक बड़ा गैप मतलब लगभग 36 आप कह सकते हैं बिलियन डॉलर या 36 अरब का हमारे पास है। इसीलिए आज जो इकोनॉमिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब भारत मोदी जी के अच्छे काम की वजह से, मोदी जी की योजनाओं की वजह से अब शुद्ध ऋणदाता हो गया है। पहले हम कर्ज वाले होते थे, अब हम ऋणदाता हो गए, और ये बहुत ही सुखद स्थिति है और ये हमारे देश को काफ़ी एम्पावर करती है। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है सर, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, ये हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये मोदी जी ने विजनरी कदम उठाया कि 24 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए, और 24 सेक्टर में वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन की जो आप कह सकते हैं क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाएगा, और प्रोत्साहन दिया गया है। इस प्रोत्साहन के तहत कई सर्वे आए, उन्होंने बताया प्रोत्साहन की वजह से लगभग 20 लाख करोड़ का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। जब 20 लाख करोड़ का प्रोडक्शन लिंक जो योजना है, जो सपोर्ट सिस्टम है, जो इंसेंटिव्स हैं, उसकी वजह बढ़ेगा, तो इसका लगभग 6 लाख करोड़ रुपए हमारे आम लोगों को सीधा पहुंचेगा, और हमारे देश की इकोनॉमी में ज़बरदस्त तरीके से बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। हर जगह हैपनिंग्स बढ़ेंगी और हर स्तर पे मल्टीप्लाई होगा। जो पैसा है उसका इफेक्ट है, और जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं वो नीचे तक जाएंगी, और इसका बहुत ही आप कह सकते हैं लंबे समय तक हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव रहने वाला है। सर, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो आपने बहुत बताया, कुछ सीधे बेनिफिट्स भी बताइए जो आम जनता के लिए हैं इस बजट में। देखिए, सीधे जो बेनिफिट हैं भाई, एक अभी तक मोदी जी 8 करोड़ हमारी बहनों को, हमारी माताओं को गैस सिलेंडर दे चुके हैं, गैस चूल्हा दे चुके हैं। अभी उसमें 1 करोड़ का और लक्ष्य रखा है कि हमें अभी हमारी जो माता बहनें रह गई हैं उनको भी हमें चूल्हा देना है, उनको भी हमें अच्छी एनर्जी देनी है, ताकि उनको धुएं में खाना ना बनाना पड़े, एक अच्छे माहौल में वो खाना बनाएं, और अच्छे माहौल में रह के वो अपने को भी स्वस्थ रखें, परिवार को भी स्वस्थ रखें। दूसरा, हर घर में मोदी जी का लक्ष्य है, हमें पानी पहुंचाना है, शुद्ध पानी पहुंचाना है और जल्द पानी पहुंचाना है। ये जो जल जीवन मिशन के तहत ये योजना बनाई गई है, और हम हर घर तक, जिस तरीके से हमने बिजली हर घर तक पहुंचाई है, हर गांव तक पहुंचाई है, जिस तरीके से टॉयलेट मोदी जी ने हर घर तक और हर गांव तक पहुंचाए, जिस तरीके से मोदी जी ने बैंकिंग की जो फैसिलिटी है जनधन अकाउंट के माध्यम से गांव गरीब तक पहुंचाई है, वैसे ही जल भी हर घर तक मोदी जी पहुंचाएंगे। ये लक्ष्य मोदी जी ने लिया है। ये बड़ी योजना है और इससे सभी को फायदा होने वाला है। वैसे ही शहरों को स्वच्छ करने के लिए मोदी जी ने एक स्पेशल योजना बनाई है कि हर शहर, क्योंकि आज हमारे शहरों में आप देखेंगे प्रदूषण की समस्या है, गंदगी की समस्या है, तो शहरों को शुद्ध करने के लिए, शहरों की साफ सफाई के लिए भी योजना बनाई गई है, और ये सीधे लाभ हमारी जनता को मिलने वाले हैं। इनडायरेक्ट लाभ तो हर योजना में है, क्योंकि हर योजना के पीछे छिपा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हर योजना के पीछे छिपा है आत्मनिर्भर भारत, हर योजना के पीछे छिपा है एंटरप्रेन्योर बनाना, हर योजना के पीछे छिपा है कि हम अपनी चीज़ें, जो मेड इन इंडिया चीज़ें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको बनाएं, उनको बनाने वालों को सपोर्ट करें। ये इसकी आत्मा है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बुद्धिजीवी होने के नाते कई विषयों के जानकार हैं, जैसे कि यूथ एम्पावरमेंट, इकोनॉमी, ग्रामीण परिवेश आदि। अगर आप चाहते हैं कि इनसे किसी और विषय के रिगार्डिंग भी हम जो है बातचीत करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप हमारे पेज या हमारे ईमेल बॉक्स में भी जो है हमें मेल कर सकते हैं। कैमरामैन गुरप्रीत के साथ सार्थक अरोड़ा, एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़।